अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद आपने तुसा की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच मैं तुसा ना मेज़बान अहमद नजीब सत्ती ते बड़े नाल मौजूद है बड़ी को होस्ट जनाब मारिया राजपूत असल नाल मौजूद है। तो प्रोग्राम दे विच जी तुसा आई होप इंजॉय करने हो सो या कोई हमें तुसा नी फीलिंग्स अंडरस्टैंड करना है जी। कोई चेहरे मायूस भी है, ये खेल नहीं है कि होना कदे तुसा खुश होने कदे मायूस होने हो, लेकिन असा ना काम है जनाबे अली के इन्हां सारियां खबरों पर गल करना, गुफ्तगू करना, तुसा ना नुक्ता निगाह करना तो सारे नाल रल मिल के प्रोग्राम की जरा अच्छा बनाना। स्पोर्ट्स मैग ने तुसें पता अस हफ्ते भर दियां टॉप स्टोरीज जिहड़ियां वो शामिल करने हैं तो उसने हवाले नाल अपडेट्स तुसां तक पहुँचाने तो तुसानी भी एक अहम आरा तुसानी बहुत अहम होनी है, यानी आपकी राय बहुत अहम होती है। तो प्लीज़ आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ज़रूर शिरकत करें, अपनी राय का इजहार करें। ये आपका प्लेटफॉर्म है और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। चलिए सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर बात करते हैं जी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान को हुई इस टूर्नामेंट में दूसरी शिकस्त और वर्ल्ड कप में अपसेट्स का सिलसिला जारी जी, जिस तरह के हर वर्ल्ड कप में होता है। और क्या हो रहा है आज के मैचेस में क्रिकेट वर्ल्ड कप के, उसकी अपडेट भी आपको आज के प्रोग्राम में देंगे। भारत ने नई से नई मिसाल कायम कर दी और नई से नई मिसाल कायम करने में पीछे ना रहा बुरी हरकतों की स्टेडियम के अंदर, और अपने आप को एक बदतरीन होस्ट के तौर पर दुनिया के सामने उजागर कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें क्या अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान श्रीलंका अंडर 19 की टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे है, उस मैचेस की क्या सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट्स आपको देते हैं जी। और पाकिस्तान के इसके बाद कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जारी है जी, उसके आखिरी मराइल शुरू हो चुके हैं, उसकी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और साथ में फिर पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान एक वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मैच हुआ था, उसकी भी डिटेल देंगे। मारिया आपसे शुरू करते हैं। मारिया, कैसे जज्बात हैं, एहसासात हैं? जज्बात और एहसासात आपने वर्ल्ड कप फुटबॉल के क्वालिफाइंग उस पर पूछे या पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच पे पूछे हमें? नहीं, मैंने ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से पूछे, कैसे जज्बात रखती हैं, एहसासात रखती हैं? अहमर, जज्बात सेम टू सेम वैसे ही हैं जिस तरह हमारे जो है वो लास्ट प्रोग्राम में थे, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान टीम फेस कर रही थी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेल रही थी और हमारे उस वक्त भी चेहरे जो है वो लटके हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम उस वक्त भी अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी। लेकिन कल का जो मैच है पाकिस्तान टीम ने उसमें भी कोई इतनी खातिर ख्वाह जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं दी है कि हम उसको डिस्कस कर सकें, हम उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि बात कर सकें। हमारी टीम जब इस वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, एशिया कप से पहले जब हमारी टीम एशिया कप के लिए जा रही थी, आगे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम ने जाना था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान टीम हमें कंपोज भी लग रही थी। हमें ये भी लग रहा था कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने की कंटेंडर है, वो टाइटल जीत सकती है। फिर बहुत सारे जो बड़े नाम हैं, एक्स क्रिकेटर्स की बात करती हूँ इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान टीम को बड़ा हाईली रेट भी किया। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टॉप 4 में पाकिस्तान को बाकायदा नाम दिया। पहले हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान हो सकता है आए या हो सकता है ना आए, लेकिन पाकिस्तान कभी टॉप 4 में इस तरह से कोई डायरेक्टली नाम नहीं लेता था। लेकिन फिर एशिया कप में पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से बुरा परफॉर्म किया, पाकिस्तान टीम चौथे नंबर पर आई एशिया में, वहाँ से फिर पाकिस्तान टीम जो है उसका डाउनफॉल शुरू होता है। पहले 2 मैच हम खुदा करके हम जीते, हमने उसमें भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम मेंबर जिस टीम के खिलाफ भी खेलती है हम उसी के लेवल पे आ जाते हैं। हम नीदरलैंड के खिलाफ खेले तो लग नहीं रहा था कि हम कोई बहुत जिसे कहते हैं कि कन्विंसिंगली जीत रहे हैं, हम उसमें भी डर के जो है वो हम जीते। उसके बाद जब हम श्रीलंका के खिलाफ खेले वहाँ पे भी हमने जो है वो इतना स्कोर हमने खा लिया, और उसके बाद फिर जो इंडिया से हारे, उसके बाद फिर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि अफगानिस्तान से भी हार चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीती थी, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी लो जा रही थी। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान टीम ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा कि हर वो टीम, हर वो प्लेयर जो फॉर्म में नहीं होता है, हम उसकी फॉर्म जो है वो वापस लेकर आ जाते हैं। तो हमने कल भी वही किया पाकिस्तान टीम ने। और मुझे कप्तानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, पहले भी थे, लेकिन हमारी जो जीत है वो हमेशा उन फ्लॉज के ऊपर पर्दा डाल देती थी। लेकिन अब वो फ्लॉज हमें सामने आ रहे हैं, और हमारी जो बॉलर्स हैं और जो हमारी कैच जो फील्डिंग है, कैच ड्रॉप जिस तरह से कल हुए, बाबर आजम से भी कैच ड्रॉप हुआ, उसामा मीर से भी ड्रॉप हुआ कैच, वो हम फील्डिंग में भी लैग कर रहे हैं, हम बॉलिंग में भी लैग कर रहे हैं। हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो भी कोलैप्स कर जाता है, बिना जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ जो कल के मैच में अच्छी थी, जो पॉजिटिव मुझे नज़र आया, दैट वाज द ओपनिंग पार्टनरशिप।
जो अब्दुल्ला और इमाम जो है, मुझे खुशी हुई कि वो वापस जो है वो फॉर्म में आए हैं और उन्होंने एक अच्छा जो है वो ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान टीम को दिया। ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी और आई रियली होप कि हम आगे जाके हम कम बैक करें, लेकिन हालात जो नज़र आ रहे हैं उसको देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाय हालात हैं, हालात का क्या किया जाए। खैर चलिए बात करते हैं कुछ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच पे। देखिए मसला हार जीत का नहीं है, हार जीत तो चलने लगी रहती है, लेकिन जो होता है ना कि आप चैंपियंस की तरह क्या खेलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले भी एक नुक्ता K2 टीवी के प्लेटफॉर्म से देखने वालों के सामने रखता रहा हूं कि नंबर 1 रैंक टीम होना आईसीसी की रैंकिंग में और दरअसल नंबर 1 टीम होना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। होता क्या है, हम जो पिछले 2 साल में वनडे क्रिकेट खेल रहे थे उसमें एक सिर्फ न्यूजीलैंड एक बार फुल स्ट्रेंथ साइड आई थी 2022 पीएसएल से पहले, और वो हमें हरा कर चली गई थी। ठीक है, हमने उनसे 2-1 से वनडे सीरीज हारी थी। उसके अलावा कमोपेश हम जो भी वनडे सीरीज खेले हैं उसमें जो भी टीम आई है या तो वो कमजोर टीम थी या उनके की प्लेयर मिसिंग थे, ये सिनेरियो रहा। हम अपनी होम कंडीशंस में डेफिनेटली टीम मजबूत होती है, लेकिन ये है कि हम अपनी होम कंडीशंस में मुश्किल टीमों के खिलाफ अच्छा नहीं कर सके। आपको मैं उसकी कुछ एग्जांपल दे देता हूं अक्रॉस वाइट बॉल फॉर्मेट की। इंग्लैंड आती है, फुल स्ट्रेंथ साइड आती है, वो हमें 7 वो जो T20 मैचेस हुए थे, मैं अब उसका भी जिक्र करूंगा, हम हार जाते हैं इंग्लैंड से क्योंकि वो फुल स्ट्रेंथ साइड थी, हम नहीं जीत सके। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया आती है, वनडे सीरीज हम उनको हरा देते हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी, ना मिचेल स्टार्क थे, ना पैट कमिंस थे, ना आपके जॉश हेजलवुड थे। ठीक है, हम वनडे सीरीज उनको 2-1 से हराते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल डालते हैं हमारे लिए क्योंकि पहला वनडे वो हमें हरा देते हैं। एक वनडे में हम 349 चेस करते हैं, उनके खिलाफ गालबन तकरीबन इतना स्कोर था। अच्छा, फिर T20 सीरीज वो हमें हरा देते हैं, ठीक हो गया, ऑस्ट्रेलिया हरा देता है। जो भी न्यूजीलैंड आई पाकिस्तान में T20 सीरीज हमें हमारे घर में हरा करके, जो कमजोर टीमें आई है न्यूजीलैंड की सी या बी जो भी आप लफ्ज यूज करें जिसमें की प्लेयर उनके नहीं थे, वो हमने उनको वनडे सीरीज हरा दी। अच्छा, फिर आप वेस्ट इंडीज आती है, कमजोर टीम, उनके 1-2 प्लेयर होते हैं, बाकी सब नए प्लेयर, क्योंकि आपको जो स्टार प्लेयर सारा साल T20 लीग्स खेलते हैं, अपने मुल्क से नहीं खेलते हैं। आपने वेस्ट इंडीज को आराम से हरा दिया। आप खुशफहमी में आ गए कि हम वर्ल्ड नंबर 1 हो गए हैं, अब शायद हम दुनिया में ऊपर प्रवास कर रहे हैं। ना इस सारे टेन्योर में आपने ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ साइड से वनडे क्रिकेट खेली, ना आपने इस पूरे टेन्योर में इंडिया से कोई बायलैटरल सीरीज खेली, ना इस पूरे टेन्योर में आपने इंग्लैंड से कोई प्रॉपर उनकी फुल साइड से सीरीज खेली, या ना आपने साउथ अफ्रीका से सीरीज खेली फुल स्ट्रेंथ साइड से। जो 2021 में साउथ अफ्रीका यहां पर आई थी उसमें भी उनके काफी प्लेयर मिसिंग थे, लेकिन यह कि T20 तो हमने उनको हराया था, लेकिन यह कि वनडे हमने उसमें शामिल नहीं थे। खैर, तो खींचने का मकसद ये हमारी टीम है, हम उसे पसंद करते हैं, हम उसे बैक करते हैं, लेकिन जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही करना भी हमारा फर्ज है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि पिछले 12 माह में मैं प्लेयर्स को सिर्फ कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। पिछले 12 माह में जो आपके क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है, कभी एक चेयरमैन, कभी दूसरा चेयरमैन, कभी एक सिलेक्शन कमेटी, कभी दूसरी सिलेक्शन कमेटी, कभी एक हेड कोच, कभी दूसरा हेड कोच, और हेड कोचेस की भरमार है। मिकी ऑर्थर जी डायरेक्टर, भाई की जरूरत क्या है डायरेक्टर की यार? अब मुझे समझ नहीं आती, वो आप इंग्लिश काउंटी में बैठ के पाकिस्तानी टीम को जी ऑनलाइन सेशन देंगे, उसके बाद जनाबी अली वो पाकिस्तानी टीम को ड्यूरिंग द एशिया कप ज्वाइन करते हैं, अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ज्वाइन करते हैं। जब आपके पास ग्रांट ब्रैडमैन है तो फिर मिकी ऑर्थर की क्या जरूरत है? या तो आप कहेंगे जी ग्रांट ब्रैडमैन जो है वो इतने अच्छे नहीं, तो फिर फारिग करें उन्हें, या मिकी ऑर्थर फुल टाइम हमें ज्वाइन करें, या मिकी ऑर्थर को फारिग करें। एक डिसीजन तो उन्हें ऐसे थोड़ी होता है भाई। अच्छा, एक तो आपकी सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन, इन सब का कसूर है। मैं एक एक करके डायसेक्ट करूंगा इश्यूज को। फिर आपकी आती है जी सिलेक्शन। इंजमामुल हक साहब, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है जी, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन बतौर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आपने आते साथ ही टीम वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आपने उसका सारा कॉम्बिनेशन तोड़ दिया। आपने आके शान मसूद को ड्रॉप कर दिया। अब ये अलग बात है कि अब्दुल्ला को आपने सिलेक्ट किया, उसने बड़ा डिसेंट खेला है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन सर आपने शान मसूद को रखा, फारिग कर दिया, अपनी टीम से आउट, स्क्वाड से आउट कर दिया। वो हालांकि लोग बारीकी में जाके नहीं देखते। मैं बहुत से सोशल मीडिया पे मारिया देख रहा था, लोग कहते हैं वो जी शान मसूद की एवरेज क्या है। बात पहले उसने जो खेला उसको छोड़ दें, करंट देखी जाती है क्रिकेट। आपको पता है कि वो अब पिछले 1-2 साल से बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं और बड़ी चढ़ाई करके खेलते हैं। तो आपको तीसरा ओपनर, यानी आप भले फखर को ड्रॉप करते या किसी और को ड्रॉप करते, शान का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो स्पिनर और पेसर दोनों पे अटैक करते हैं। आपने एक तो वो कॉम्बिनेशन खराब किया। दूसरी बात, आपको लोग जो थोड़ी समझ रखते हैं वो कह रहे थे कि सर उसामा मीर को आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना रखें, क्योंकि 2 लेग स्पिनर के लिए मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। आप स्क्वाड में अबरार को रखें, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, किसी ने उसको देखा हुआ नहीं है, दुनिया से अभी ओझल है, तो वो मुश्किल डालेगा। वो भी आपने नहीं किया। आपने अबरार को जो है वो रखा बाहर, हारिस को भी बाहर रखा।
आपने एक तरह के प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, यानी कि आपने फिर सलमान अली आगा या इफ्तिखार में से कोई एक प्लेयर सिलेक्ट करना था, ठीक है, आपने एक जैसे प्लेयर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको तेज खेलने वाले प्लेयर नहीं है आपके पास, तो फिर आप हारिस भी इस तरह की पिचेस पे उनकी अफादियत समझ आती है लोअर मिडिल ऑर्डर में। खैर, उसके बाद हम आते हैं टीम के ऊपर, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या हुआ। टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेते, पहले बैटिंग कर लेते, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि बात यह है कि ये तो बाद वाली बात होती है, क्योंकि आप पहले बैटिंग भी कर लेते तो आपने ऐसे ही खेलना था, क्योंकि आपका स्टाइल ही डिफेंसिव। मसला डिफेंसिव अप्रोच का है सर, मसला डिफेंसिव अप्रोच का है। चलें पहले बॉलिंग से शुरू करते हैं। बॉलिंग में आपने क्या किया, शाहीन अफरीदी का रिदम नहीं लगा हुआ, ठीक है, ओके, शुरू में उनसे उनको मुश्किल हुई, मारपीट कुटाई हुई। मुझे पता था ऑस्ट्रेलिया, देखें आपकी जो सिलेक्शन की अप्रोच डिफेंसिव थे, आपने हसन अली को सिलेक्ट किया। अब देखें हसन अली के नंबर्स डिसेंट हैं, बुरे नहीं है उसके नंबर अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसने कुछ जगहों पे बेहतर बॉलिंग भी की है, लेकिन एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है जो मैं पहले भी कह रहा था कि हसन अली के अंदर वो फायर पावर नहीं है कि वो आपको अच्छी टीम के खिलाफ 5 विकेट लेके दे दे, जैसे कल शाहीन अफरीदी ने आपको कमबैक करा के लेके दी, क्योंकि उस बेचारे की पेस नहीं है। वो 131 132 पे बॉल करता है, इतनी पेस पे रिवर्स भी हो रहा हो या नया गेंद भी हो रहा हो, मैनेज हो जाता है। यही देखा कि इंडिया के खिलाफ भी उसने कोई इतना पेनिट्रेट नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन ये उसका बेस्ट पोटेंशियल है जिसपे वो बॉलिंग कर रहा था और इतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जिसमें स्टैट्स नंबर नहीं होते, स्टैट्स नंबर पे तो हसन भी नहीं आता था। मैं अरशद इकबाल की इसलिए बात करता रहा, उसके पास एक्स्ट्रा बाउंस है, उसके पास पेस है, उसके पास स्विंग है, वो जिस पेस पे बॉल करता है अराउंड 140, वो पेस ट्रबल कर सकती है बैट्समैन को। आपकी वहां से अप्रोच डिफेंसिव थी। फिर बॉलिंग में आप ऑस्ट्रेलिया ने आप पे चार्ज किया, आपके पास कोई प्लान ही नहीं था यार। अब मैं अपने कप्तान पे आऊंगा, आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। अब तो आपको यार करीब करीब 3 से 4 साल होने लगे कप्तानी करते हुए कि अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना है, मैंने कहां पर फील्डर ऊपर लेना है, मैंने कहां पर फील्डर पीछे लेना है, मैंने किस बैट्समैन पे किस जगह पर फील्डर लेना है, टोटली कप्तान को नहीं पता। वो बॉलर के आश्रय पे होता है, बस खुद कुछ विकेट गिर जाए, बॉलर आउट कर दे तो ठीक है। मैं एक ऐसे शार्प कैप्टन के मैंने किस तरह टैक्टिकल, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, इस धोनी की एग्जांपल देते हैं या केन विलियमसन की एग्जांपल देते हैं या दुनिया में और जो इस तरह के समझदार, रोहित शर्मा बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, तो ऐसी कप्तानी हमारी तरफ से भी नहीं देखने को मिली। बॉलर तो हमारे समझदार हैं नहीं। हारिस रऊफ को देखें, वो आ रहा है, जोर लगा रहा है, पता भी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं, पुल पे छक्के खा रहा है, एक ही अंदाज पे छक्के खा रहा है। सो मेरा कहने का मकसद यह कि यार आप पहले 30 ओवर में इतनी मार खा चुके थे, ठीक है मारिया, ऐसे ही आप पहले 30 ओवर में इतनी मार खा चुके थे कि आपने कमबैक भी किया, तो कमबैक करते करते के बावजूद भी वो 368 रन मेरे ख्याल है बना के 367 कर गए वो। हाँ 367 कर गए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती बाबर आजम की कि उनके जहन में ये सोच क्यों होती है कि जब एक बॉलर अच्छी बॉल कर रहा होता है कि इसके ओवर बचा के मैं आखिर के लिए रख लूं। आई डोंट नो। और अक्सर ये होता है, हमने देखा कि एक बॉलर अच्छी गेंद कर रहा था, उसके ओवर रह जाते हैं, यानी पूरे ओवर नहीं कराए जाते। अब इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इफ्तिखार को किसी ने बड़े हिट मारने की ज्यादा कोशिश नहीं की क्योंकि वो टाइट बॉलिंग कर रहा था, उसको बाबर आजम ने हटा दी। भाई क्यों हटाया यार? नवाज थोड़ा जब सेट हुआ, बेहतर हुआ, उसको भी रोक दिया। उसामा मीर बेचारा, मैं उसको इसलिए बेचारा कह रहा हूं उसामा मीर के लिए, देखें मुझे पता है आपको गुस्सा है, उस कैच ने हमें बहुत डेंट किया डेविड वार्नर का, लेकिन एक नुक्ता जो हमें समझने की जरूरत है कि यार ये जो आप वर्ल्ड कप का अपना अचानक से आपको पहला मैच खिलाया जाए वर्ल्ड कप के आपका, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, तो आप बहुत प्रेशर में होते हैं। उसामा मीर ने पाकिस्तान से गिन के अभी 8 वनडे भी नहीं खेले होंगे, यानी वो अभी नया है, वो सीनियर प्लेयर, बिल्कुल यंग लड़का, और फिर वर्ल्ड कप का डेब्यू, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जिस तरह उसने कैच छोड़ा है ना मारिया, मैंने खुद क्रिकेट काफी खेली है, मैं समझ सकता हूं कि वो प्रेशर में मारा गया। ये प्रेशर होता है कि आपके ऊपर सीधा कैच है और आपकी उंगलियां भी टच ना हो और आपके हाथ यहां से चेस्ट से रख के कैच गिर जाए, तो वो प्रेशर में इतना प्रेशर फील कर रहा था। आई डोंट नो क्यों, करना नहीं चाहिए था टीम को, उसको रिलैक्स करना चाहिए था, लेकिन जो भी था, उसामा मीर से बॉलिंग इसी वजह से, जब से कैच ड्रॉप हुआ ना, वो मैच से आधा आउट हो गया था। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, तो इसी वजह से उसे शुरू के स्पेल में उसको मार भी लगी, उसको बॉलिंग भी नहीं, पर वहां पर आप अपने एक ओवर काफी था, दूसरे बॉलर को ले आते हैं, उसको कुशन देते हैं। अहमद, एक चीज जो है ना, मैं बॉलिंग की बात करूंगी, जब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे ना कि उसामा मीर उसको होना चाहिए, वो छक्के भी मार लेता है, वो अच्छी बॉलिंग भी करेगा शादाब से, वो अच्छी फील्डिंग भी करेगा, तो यही जो चीज़ है ना, अंडर प्रेशर वाली चीज़, ये मुझे इसलिए उसामा की ज़्यादा पता है क्योंकि वो हमारे साथ मुजफ्फराबाद टाइगर्स में वो खेला है। हम फाइनल एक मैच था जो हम हारे थे रावलाकोट से, हम और उस मैच के बाद से मुझे उससे एक कैच छूटा था, उससे छक्का नहीं लगा था, वो रन चेज नहीं कर पाया था,
तो मुझे पता है कि उसके अंदर ये एक प्रेशर वाला फैक्टर है। जब उसको प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है, जब उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है। तब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे शादाब को हटाओ हटाओ हटाओ। सो आई वाज लाइक कि यार ये चीज़ हमें डंड कर देगी कि अगर उससे एक कैच भी या एक ओवर भी लग गया, ज़्यादा उसे स्कोर उसने खा लिए, उसामा का कॉन्फिडेंस ये नीचे आता है, और उसे कॉन्फिडेंस उसका नीचे आते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती है। बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा इजाफा किया मारिया आपने इस सारे पॉइंट में, जो नुकता एक पॉइंट डेवलप हम कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उसामा पहले स्पेल में एक्सपेंसिव रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन दोनों जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो सभी को आड़े हाथों ले रहे थे, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। फिर होता क्या है कि फिर आप जब उसामा को, हालांकि जब सेकंड स्पेल में लेके आए तो उसमें उसने बेहतर बॉलिंग की थी, कि थोड़ा सा उसने अपने आप को कहीं नर्व्स पे डेफिनेटली काबू किया होगा। उसामा इज अ वेरी गुड बॉलर, पहली बात, वो हल्का बॉलर नहीं है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, थोड़ा सा बैक करना पड़ता है। लेकिन अब चूंकि आपने मिस्टेक कर ली ना, खिला दिया, अब उसको ड्रॉप नहीं करना। ये आप उससे बड़ी मिस्टेक करेंगे अगर उसको आप अगले मैच में ड्रॉप करेंगे। देखिए, आप अपनी एक्सपेक्टेशन, उसामा मीर एक ऑलराउंडर नहीं है, उसामा मीर एक बड़े अच्छे जेन्युइन लेग स्पिनर हैं जो हिटिंग कर सकते हैं, हिट मार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अब ये मैं नुक्ते पे, ऑस्ट्रेलिया ने, उसको पता है ना ये प्लेयर कहां खेलते हैं, उन्होंने पीछे ही गेंद किया, आगे गेंद नहीं किया। आगे आराम से वो हिट वगैरह मार देते हैं, उन्होंने उसको पीछे, वो बड़ी प्लानिंग के साथ आए हुए थे। अच्छा एमर, एक और क्वेश्चन, हम शाइन पे बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ, हम हसन के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। हारिस रऊफ ये पतली गली से कैसे निकल रहे हैं? मतलब बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की है, अभी भी नहीं, एक पिछले भी मैच में और उसके अलावा एक और मैच में भी हारिस ने बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस की है ना। वो विकेट्स, मतलब रन वो बहुत ज्यादा लीक कर रहे हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट हारिस रऊफ। उसकी 2-3 फैक्टर है मारिया। एक तो ये कि हारिस रऊफ लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट जब आप खेलते हैं ना, तो आपकी, जिसको हम गुड लेंथ कहते हैं, वो आपकी पक्की होती है, ठीक है। आप बॉलिंग कर करके आपकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ मेच्योर हो जाती है। अब हारिस जो है उसको, वो सारा साल T20 क्रिकेट खेलता है। T20 क्रिकेट बहुत ईजी है हारिस जैसे बॉलर के लिए, पता क्यों? आपको एज अ बॉलर पहले ही पता होता है कि बैट्समैन ने मुझे हिट करना है, तो आप मेंटली रेडी होते हैं अपनी वेरिएशंस के लिए कि मैं बाउंसर करूंगा, मैं स्लो वन करूंगा, मैं यॉर्कर कर दूंगा, मैंने कैसे बचना है। बैट्समैन का माइंडसेट आपको पता है, बॉलर का अपनी तैयारी पता है। वनडे क्रिकेट ऐसी नहीं होती है, मुश्किल फॉर्मेट है। यहां पे बैट्समैन स्टेडी क्रिकेट खेलता है आराम से जाके, और वो पिक एंड चूज करके मारता है। मैं किस गेंद पे मारूंगा बॉलर को भी नहीं पता, वो मुझे किस गेंद पे मारेगा। इसमें आपको बॉलर को समझदार होना चाहिए कि बैट्समैन खेलता कहां पे है। हारिस भी अब तक कोई ऐसे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बॉलर नजर नहीं आए। मसला ये दोनों तरफ से इशू है, हारिस भी नहीं है, कप्तान भी नहीं है। मैं फिर वो नुक्ता दोहराऊंगा कि एक होता है ना कि बॉलर हल्का है तो कप्तान इतना मैच्योर होना चाहिए, उसको पता है कि यार इससे गेंद नहीं हो रहा ना, तो कप्तान जाके इसको प्लान बना के देता है कि यार अब तुमने बॉल यहां करना है, ये मैं तुम्हें फील्ड लेके दे रहा हूं, इसके हिसाब से तुमने बॉल करनी है, इसे हट के बॉल नहीं करनी। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, हारिस की तरफ से भी और कप्तान भी इतने मैच्योर नहीं है। खैर, इसी बात को हम आगे जारी रखेंगे। इस बीच में एक कॉलर आ गया मारिया, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहां से? ताहिर महमूद इस्लामाबाद से। जनाब हुक्म करें, बात कीजिए। सर नजीब साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं टीवी चैनल्स वाले, सलूट है इनको, लेकिन ये सारे सिफारशी हैं भाई। अच्छा, ये सब के सब सिफारशी हैं। अच्छा, इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इस सिफारिश और करप्शन ने किया है। अच्छा, अच्छा, ये वैसे आपसे ही जानना चाहेंगे, अगर ये सिफारशी हैं तो कौन से ऐसे खिलाड़ी की आपकी नजर में जो सिफारशी नहीं थे, उनका तो नाम भी ले दें। वो जो बाहर बैठे हुए हैं बेचारे, अच्छा, कौन से, मतलब मिसाल दे, जिनका नाम कोई ले भी लें। नहीं है, जिनका कोई भी नहीं है पुरसाने हाल, जिनको कोई घास नहीं डालता। नाम ले लें, एक दो तीन नाम ले लें। नाम ले लेना। इब्रार को क्यों नहीं खिलाया? इब्रार को, वो 15 के स्क्वाड में नहीं है। अच्छा जी, हाँ, और कोई नाम ले लें। अच्छा जी। और जो साथ गए हुए हैं उनको क्यों बाहर बिठाया हुआ? वो लेके क्यों गए थे? सैर कराने के लिए? कौन बाहर, कौन बैठा हुआ है भाई? बाहर कौन कौन बैठा हुआ है? चले, मेरा लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये होता है अवामी रद्द-ए-अमल। हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं। आई होप आप प्यार करते हैं इस गेम से, और आप लोग किसी भी सूरत ये नहीं देखना चाहते कि हमारी टीम हारे। लेकिन ये गैर मुनासिब बात है, सबको सिफारिशी कहना, ऐसी बात नहीं है। हमारी ये कौमी, हमारा एक तरीकाकार बन गया कि जो प्लेइंग 11 में ना हो या स्क्वाड में ना हो, वो हमें आंखों का तारा होता है, और जो अंदर हो वो हमें सबसे बुरे लगते हैं। ऐसे ही जो भी प्लेयर आया होता है वो मेहनत करके आया हुआ है। रन्स और स्टैट्स के साथ बात करें तो बात में लॉजिक आती है कि भाई इन फलां प्लेयर के इतने रन्स हैं, फलां के इतने रन्स हैं, इस वजह से वो डिजर्व करते थे। सिफारिशी कह देना ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादती है, ऐसी बात नहीं है। ये सारे प्लेयर जो हैं वो रन्स कर आए हुए हैं। एक दो प्लेयर पे हमेशा इख्तलाफ रहता है कि ये हो जाता, वो आ जाता, इस पर हम भी बात करें, वो तो रहता है।
लेकिन ये सबको सिफारिशी कह देना ये थोड़ी सी गैर मुनासिब बात है। खैर मैं बात जल्दी से नुक्ते को रैप अप करूंगा, लेकिन हमें करने नहीं देंगे क्योंकि कॉलर आ गए, तो मारिया लेंगी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं उमर? कराची से। जी उमर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि कल के मैच में कल हम लोग हारे तो बहुत बुरा है, ठीक है ना, और हमारी पहले तो पुअर फील्डिंग की वजह से, दूसरा कैचेस भी छूटे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इमाद वसीम को चांस क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या वजह है उसकी, उसको क्यों चांस नहीं दिया जा रहा? ठीक सही है हो गया। जी इमाद वसीम है, आमिर का चले समझ में आता है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, उनका मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी रिटायरमेंट वापसी आएगी, वो डोमेस्टिक खेलेंगे, फिर वो परफॉर्म करेंगे, फिर आएंगे टीम में, उनका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन इमाद वसीम तो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा मैं आपको कता कलामी की माजरत, मैं आपको एक ऑनर जवाब दे देता हूँ जल्दी से कि इमाद वसीम का नाम क्यों नहीं आ रहा है। इसके जिम्मेदार इमाद वसीम खुद हैं, ये मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। इमाद वसीम ने पिछले 2 साल से 50 ओवर की क्रिकेट खेली ही नहीं है, ठीक है, और उनकी फिटनेस भी इस काबिल नहीं है कि 50 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे। जब भी उनका टेस्ट हुआ वो फिटनेस में फेल हो गए। परफॉर्मेंस उसकी हमेशा अच्छी होती है, इज अ गुड प्लेयर, कोई शक की बात नहीं है। एक तो वो 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेल रहा क्योंकि दिलचस्पी नहीं रखते 50 ओवर के फॉर्मेट में, दूसरा उनकी फिटनेस का इशू है। अगर इमाद वसीम, मेरा ये जाती ख्याल है कि इमाद वसीम अगर हमारी 50 ओवर क्रिकेट खेलते तो आज यकीनन वो पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होते। इसमें कसूरवार वो खुद हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच उमर, आपने कॉल की कराची से और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया इमाद वसीम के हवाले से। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा रैप अप करते हैं, थोड़ी लंबी बात हो गई। जो नुक्ता ये है कि जो आपके फिर जब आपकी बैटिंग आती है, देखिए आपका माइंडसेट जो है ना, आप खेल रहे हैं 90s की क्रिकेट या अर्ली 2000 की क्रिकेट, यानी सेफ क्रिकेट। पॉइंट इज दैट कि हम बुरे बॉल को मारेंगे और अच्छे बॉल पे हम जो वो को रोकेंगे। जब आप टारगेट चेज करने जाते हैं ना 368 या 369 रन का, फिर सर ऐसा नहीं होता है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। मैं इसमें ग्रेट लोग जो है वो अच्छी बात, मैं शोएब मलिक साहब एक प्लेटफॉर्म पे थे, उनकी बात को कोट करूंगा। बाउंड्रीज तो लगाते हैं लेकिन सिंगल डबल की उतनी ही अहमियत है जितनी चौके छक्के की है। यानी हमारे यहां क्या होता है, एक प्लेयर ने, जैसे कल इफ्तिखार था, उसने 3 छक्के मारे, उसके बावजूद उसके 26 रन थे 20 गेंदों पे। हालांकि आइडियली उसके 20 गेंदों पे 30-35 रन होने चाहिए थे, या फिर उसके को 15 गेंदों पे 26 होने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि या तो उसने छक्के मारे हैं या डॉट बॉल खेले हैं। ये जो डॉट बॉल आप बीच में खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं ना, ये आपके स्ट्राइक रेट को एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देता। सो नुकता यह था कि 10 ओवर में हमारे 59 रन थे। कमेंटेटर भी जो है ना थोड़ा हाथ हल्का रखते हैं, जो उधर आईसीसी के कमेंटेटर बैठे होते हैं। 10 ओवर में 59 रन, चेज आप करने जा रहे हैं कितना, 368। आपको बॉल 1 से जो है वो 7.25 का रन रेट चाहिए था। सर आपके कम से कम 70 से 75 रन आपके 10 ओवर में होने चाहिए थे। सब देखभाल के खेल रहे हैं, सब अपने अपने जोन में खेल रहे हैं। इमाम ने शुरू में तेज खेला, फिर स्लो हो गया। तो ये जो होता है ना कि सेफ क्रिकेट, यार हम सेफ खेलेंगे, ये कोई कमाल तो नहीं है इतनी अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर 10 ओवर में 59 रन, यानी ऑलमोस्ट रन बॉल आप खेल रहे हैं। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट बाय यू। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट होता कि आप 10 में कोई 70 करते या 80 करते तो फिर कोई बात होती। लेकिन बहरहाल मैं इसी पहले नुक्ते के ऊपर कि ये सारा डिफेंसिव आपको मोड नजर आया, मैं विकेट किस तरह गिरी इस पे बाद में आऊंगा। मैं इस पे मारिया का ओपिनियन भी जानना चाहूंगा। अमर, जो आपने बात की ना कि हम वो कर रहे थे कि हम 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अभी तक वही उस जोन में है, हमारा माइंडसेट वहां पे है कि हमने भाई 280 बना लिए तो हमने उसको डिफेंड कर लेना है, हमने 300 कर लिए, हमने उसे डिफेंड कर लेना। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बैट करी थी 250 पे, उनका कोई आउट नहीं था, और मुझे वहां पे लगना शुरू हो गया था कि अगर ये 400 अगर क्रॉस हो जाता है, 400 क्रॉस हो जाता है, तो हम जो है हमारे प्लेयर्स की जो कांपे हैं वो टांग जाएंगे। कांपे टांग जाएंगे। मारिया यहीं से वापस आएंगे, हमें छोटी सी एक ब्रेक की तरफ जाना है दोस्तों, ब्रेक पे जा रहे हैं, लौट के आते यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। थोड़ा आप देखिए, जब इमाम आउट होते हैं, एक तो सबसे पहला बड़ा मसला यह है कि हमारे प्लेयर ना एक अच्छे स्टार्ट को बड़ी इनिंग्स पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। इमाम और अब्दुल्ला दोनों को स्टार्ट मिला, दोनों एक लेवल पे पहुंच के आउट हो गए। अच्छा, अब्दुल्ला चलो अभी यंग है, जो भी है। बाबर और रिजवान ने क्या ये हुआ कि बाबर जो है ना वो, अब मैं फिर वो बात करता हूं, आपने मारिया आपको याद होगा आज से कुछ माह पहले अक्सर स्टैटिस्टिशियन ना स्टैट्स शेयर करते थे, बाबर की एवरेज स्पिनर के खिलाफ 80 है, 70 है, इतनी है। मैं हमेशा से बात कहता हूं,
कि ये स्टैटिस्टिशियन आपको बड़ा खूबसूरत धोखा देते हैं, ये आपको डिटेल नहीं बताते कि किस तरह के स्पिनर के खिलाफ किस तरह की एवरेज है। दूसरा ये कि बाबर आउटस्टैंडिंग प्लेयर, एज अ बैट्समैन, एज अ ह्यूमन बीइंग कमाल आदमी है, उसमें कुछ शक की बात नहीं है। हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। पिछले आपने देखा कुछ वनडे मैचेस में वो शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर जो सामने खड़ा था उसको कैच पकड़ा दिया, क्योंकि बाबर आजम थोड़ी लेट हो जाते हैं जब वो बैकफुट पे जाते हैं ना स्पिनर बॉल को पुल करने के लिए, तो उसमें थोड़े से वो लेट हो रहे हैं। उस लेट होने की वजह से वो उसको जमीन पे भी नहीं खेल पा रहे, उसको हवा में खेल रहे हैं, लेकिन जो आपका शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर होता है उसके ऊपर से उसको हम देसी अस्तर कहते हैं टपा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से गुजार नहीं पा रहे हैं। अच्छा अमर, ये जो आपने बात की ना, बाबर आजम ने इससे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस मैच में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि मुझे कोई आउट नहीं कर रहा, मैं खुद आउट हो रहा हूँ और मैं अपनी गलती से आउट हो रहा हूँ और मुझे वो गलती देखनी है कि मैं उस पे किस तरह से उसको ओवरकम कर सकता हूँ। ये बात उसने बिल्कुल ठीक की, मैं उसकी बात से वो करती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है अमर कि हम आप 2022 का एशिया कप देखो, बाबर उसमें भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था लगातार। उसके बाद हम जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, 2022 का वर्ल्ड कप देखो, बाबर ने उसमें भी सिवाय सेमीफाइनल के उसमें भी बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद हम जो सीरीज होम सीरीज खेले, ही वाज बैक विद द बैंड और अपनी वो पूरी उसने परफॉर्मेंसेस दी, अच्छा खेला। वर्ल्ड कप एशिया कप में अगेन पहली सेंचुरी थी, उसके बाद फिर फ्लॉप। उसके बाद जब आप वर्ल्ड कप के लिए जाते हो, आप जो है वो कितना अच्छा खेला था वो वार्म अप मैचेस के अंदर, मतलब दोनों वार्म अप मैचेस के अंदर उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की। अगेन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब आपका लीग शुरू हो गई है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, आपको क्या समझ आ रहा है कि बाबर आजम कहाँ पे लैग कर रहा है। मतलब आप एशिया कप उठाएं, पिछला वर्ल्ड कप उठाएं, बाबर आजम के यहाँ पे मेंटली हम ये समझते थे, बल्कि अभी भी समझते हैं कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ से, लेकिन बाबर आजम अब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मतलब मैं इस चीज़ को वो कर नहीं पा रही। मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। देखें, बाबर आजम आप अच्छा चलें, पहले हम एक कॉल ले लेते हैं, फिर इसी नुक्ते को यहीं से आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं कर रही हूँ। नाम बता दें फिर से। जी मैं नूरी बात कर रही हूँ। जी क्या कहेंगी आप? जी वो मैंने कहना था कि मुझे कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें आप तो। अच्छा, कल आपको मतलब पाकिस्तान के मैच के वाले से जानना है या कल जो कौन सा मैच हो रहा है? नहीं, जो पाकिस्तान टीम कल हारी है उस मैच की बात करिए। जी जी मैं कल वाली मैच की बात कर रही हूँ। जी प्लीज पूछें। मैं कह रही हूँ कल जब बाबर आजम की बारी आई है तो उन्होंने जब खेला है तो उन्होंने इतनी जल्दी कैसे आउट कर दिया, ये मुझे आप बताएं, थोड़ी सी इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाबर आजम को कैसे इतनी जल्दी आउट कर लिया या टीम को आउट जैसे जल्दी आउट कर लिया? नहीं, बाबर आजम को। अच्छा, जब बाबर आजम खेल रहे थे। अच्छा मैं अभी बता देता हूँ आपको, एक सेकंड में बता देता हूँ। वो इस तरह से कर लिया कि बाबर आजम ने खेल तो अच्छा रहे थे जब आए थे क्रीज पे, लेकिन वो एक स्पिनर का बॉल था, बाबर आजम उसको शॉट मारने के लिए गए, लेकिन वो शॉट ठीक से उनसे लगी नहीं, तो वो जो सामने ही फील्डर उनके लेग साइड पे खड़ा था उसने कैच पकड़ लिया, इसलिए बाबर आजम आउट हो गए। तो हम इसी में बात कर रहे थे कि बाबर आजम कोई बॉलर की कमाल की वजह से आउट नहीं हो रहे, ज्यादातर मैचेस में उनकी जो विकेट गिर रही है वो एक गलत शॉट खेलने की वजह से या शॉट ठीक से एग्जीक्यूट जिसको हम कहते हैं फिनिश ना करने की वजह से उनकी विकेट गिर रही है। अब मेरा सवाल भी बता दें, इसी के साथ मेरा जवाब। अच्छा देखिए, बाबर आजम ने मैंने इसकी जड़ें जाती हैं पीछे। बाबर आजम ने पाकिस्तान का कप्तान बनने से पहले इतनी ज्यादा कप्तानी नहीं की होती। हम जो बार बार बात करते हैं कि मैच्योर कप्तान, क्योंकि उसने फिर जो मैच्योर कप्तान होता है ना, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में हर तरह के सिनेरियो में कप्तानी की होती है, प्रेशर मैचेस में भी, हर तरह के सिनेरियो में। इसलिए जब वो इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी करने के लिए आता है तो वो इस तरह की सिचुएशन से यूज्ड टू होता है, तो वो ओवरकम कर लेता है सारी से। इसमें बाबर का कसूर नहीं है। अब चूंकि बाबर ने की नहीं है तो वर्ल्ड कप का जब प्रेशर आता है तो उसने ये प्रेशर पहली बार आया है, ठीक है, एज अ कैप्टन उसके ऊपर आया 50 ओवर के वर्ल्ड कप का, तो वो ये एक हम 100% बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये मुमकिन एक बात हो सकती है कि हो सकता है, मुझे भी ये लगता है कि कप्तानी के प्रेशर की वजह से उनसे। अच्छा अमर, एक और चीज, लाइक देयर आर रूमर्स, यहाँ पे रूमर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कल बल्कि आपने वही एक सीनियर सहाफ़ी का ट्वीट भी देखी होगी, दैट देयर आर लाइक देयर इज़ अ ग्रुपिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो गई है पाकिस्तान टीम में। इर्तुगुल जो है वो इर्तुगुल नहीं रहा, अब जो थोड़े बहुत साथ हैं इर्तुगुल के वो भी जी बाई करके अपने मौके की तलाश में हैं। तो डू यू रियली थिंक कि ऐसी कुछ चीज़ है पाकिस्तान टीम के अंदर? देखिए, किसी संजीदा सहाफ़ी ने तो इस तरह की कोई बात नहीं की है, ठीक है, तो हम इस तरह के लोगों को तो वैसे भी बहाना ढूंढ रहे होते हैं। मारिया कॉल लीजिएगा, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजपुरी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी आपका क्या सवाल है?
मेरा सवाल ये है कि क्रिकेट के हवाले में हम जब भी टीवी पर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बैठते हैं तो शर्म से मुंह झुक जाता है। तो क्या करें? अभी कौन किसको इन करें या किसको आउट करें? सती साहब तो बातें बहुत करते हैं, तो सती साहब को कहें कि आप सिलेक्शन कमेटी में चले जाएं या वहां से कोई सिलेक्शन करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा ना कि हम 3-3, 4-4 घंटे बैठते हैं और पाकिस्तान टीम हार जाती है, तो आप 3-3, 4 घंटे ना पाकिस्तान टीम का मैच देखना छोड़ दें। क्या करें? अभी शर्म बात करती है तो देखो किसको कहें कि ये ना खेल सकता है, किसको कहें वो कौन ना खेल सकता है। सब अभी वो इल्जाम है जो देखो चल ही नहीं रहा है। चलें हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अमर, आपके लिए सजेशन है? सती साहब को सलाम दे देना तो ठीक है। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। आप सिलेक्शन कमेटी में चले जाएं। मेरे से बंदों को तो सिलेक्शन कमेटी में वो दूर से भगा देते हैं। अच्छा देखिए, चले मैं तो अब हम तो आई एम नोबडी, बट जो बड़े नाम हैं, तो चले मैं एक नाम ले लेता हूँ, राशिद लतीफ साहब का अक्सर मैं उनका नाम लेता हूँ। वो क्यों नहीं आज तक सिलेक्शन कमेटी? अच्छा अमर, राशिद भाई के ऊपर बात करेंगे, मुझे वैसे है कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन ये इंजमामुल हक साहब का मसला क्या है? वो हमेशा, वो थे पुठवारी में हम कहते होते हैं रुस्सी जनानी, वो हमेशा हर थोड़े दिन के बाद वो रुस्सी जनानी क्यों बन जाते हैं? अभी फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो जो है जनाब वो भी रेजिग्नेशन की बातें कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, फिर उन्होंने धमकी दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा, फिर दोबारा से पीसीबी ने उन्हें, जिसे कहते हैं कि मनाया शनाया, अब दोबारा से खबरें आ रही हैं कि वो फिर रुस्सी जनानी की तरह जो है वो कह रहे हैं मैं छोड़ दूं। घर भेजे सर, थैंक यू, आपने कमाल क्या किया है। टीम सेलेक्ट करना, आपने कौन सी कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स को एक लड़का सिलेक्ट कर लिया कि किसी की नजर नहीं थी, आपने आगे सिलेक्ट कर लिया। तो आज हमें ना कॉलर नहीं सांस लेने देंगे, ठीक है ना? आज हमारे कॉल पे कॉल आ रही है, लोग जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से? गोलोर से। जी अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और अब अपना नाम भी बताएं प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद असलान है। अच्छा, ठीक है, कहां से कॉल किया आपने? लाहौर से। लाहौर से। जी अब मोहम्मद अरसलान बात कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी टीम पाकिस्तान क्यों नहीं चल रही? अच्छा, क्यों अच्छा मैच खेल नहीं रही? अच्छा, मैच सही नहीं खेल रही, बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी ठीक है जी, हम आपका जवाब देते हैं, आप टीवी पे जवाब सुनिएगा। जी टीवी पे जवाब सुने आपको देते हैं। बस अरसलान ऐसा है कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, टीम नहीं चल रही। टीम ठीक नहीं खेल रही, सबको नजर आ रहा है ना, उसमें आपकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, आपके कप्तानी की भी ठीक नहीं, मैनेजमेंट के फैसले भी ठीक नहीं। तो एक बंदे पे सारा वो इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये है कि सबका अपना अपना इन्होंने हिस्सा डाला, इसकी वजह से टीम ठीक नहीं खेल रही है। और दुआ करें कि ठीक खेले, हम भी करें, हमारी टीम तो दुआओं पे अक्सर चलती है। खैर हम पाकिस्तान अभी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम स्पिन बॉलिंग के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। तो अभी ऐसे ही मेरे सामने से खबर गुजरी कि सकलैन मुश्ताक ने मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लिया है एज देयर टीम मेंटर और पाकिस्तान उनके स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर मेरे ज़हन से निकलना चाहिए। देखें होता क्या कि वर्ल्ड कप में अक्सर एडजस्टमेंट होती है। बाबर आजम रन्स नहीं हो रहे ना, तो नंबर 1 की पोजीशन जो है वो छोड़ दें, लेकिन जिसको हम नहीं छोड़ सकते वो हमारे कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अपना नाम बताइए और कहां से कॉल की? ये मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी भाई बोलिए। मेरा सवाल ये आपकी भाई आवाज कट रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या मोहम्मद आमिर को टीवी में होना चाहिए, वो क्रिकेट टीम में होना चाहिए? भाई वो रिटायर हुए, उन्होंने रिटायरमेंट ही वापस नहीं ली, तो कैसे होंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर वो वापस आए तो अच्छा हो जाएगा? अभी से पहले पाकिस्तान में मेरा ख्याल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर समझदार फास्ट बॉलर है। उनको बहुत सालों पहले पता चल गया था कि उनका जिस्म अब इस काबिल नहीं है कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकें, इसलिए वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं। आप उससे पूछेंगे कि कहीं T20 क्रिकेट में वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन क्या खेलना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अब नौजवान बच्चों का टाइम है। हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे बॉलर है, सिर्फ उनको इस्तेमाल ठीक नहीं किया जाता। आप यकीन रखें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। चले, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बाबर की बात कर, सिर्फ इस वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप अपनी 3 नंबर की पोजीशन छोड़ के देख लें, सऊद शकील को भेज दे वहां पे। अच्छा अमर, ये उसने किया था, ये एक वार्म अप मैच में वो 5वें 6ठे नंबर पर आए थे। वार्म अप मैच डिफरेंट है मारिया, वार्म अप मैच में ना आप नॉर्मली जगह तब्दील कर लेते हैं। पता क्या होता है कि जैसे 2009 का मुझे T20 वर्ल्ड कप याद आ गया, शाहिद अफरीदी से रन नहीं हो रहे थे, तो यूनुस खान ने क्या किया,
वो पीछे नंबरों पे खेला, उसको 1 डाउन भेज दिया। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि आपका नंबर चेंज करने से, अब 1 डाउन बड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन है, आपके ओपनर आउट हुए, आपने आके खेलना है, प्रेशर सारा लेना है, तो और अगर आप आउट हो जाते हो, बाबर आउट हो जाता है, तो फिर टीम बैठ जाती है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप ये करके देख लें किसी मैच में कि आप कहेंगे ठीक है सऊद शकील को मैं एक मैच में 3 पे भेज देता हूँ, या रिजवान को 3 पे भेज देता हूँ, मैं 4 पे आ जाता हूँ, या मैं 5 पे आ जाता हूँ। तो ये करके देख ले, बैड पैच या एक आपसे रन्स ना होना ये खेल का हिस्सा है, ये कोई पहला प्लेयर नहीं है बाबर आजम जिनके साथ हो रहा है। तो ये टैक्टिक्स होते हैं जिससे आप अपने उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मेरा मशवरा है कि आप ये भी करके देखिए कि आप 2 डाउन आ जाएं या 3 डाउन आ जाए, इस तरह करके देखें कि ऊपर आप रिजवान को भेज दें या सऊद शकील को भेज दें। हालांकि सऊद शकील जो है, मेरा ये मशवरा है, आप सऊद शकील को 3 या 4 इन दोनों में से 1 या 4 पे खिलाएं जरूर अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि सऊद स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। ये राशिद उनके आगे फंस जाएंगे और बाबर भी फंस जाएंगे, इनको प्रॉब्लम होगी। मारिया लेगी कॉल आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मारूफ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मारूफ साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पेस बॉलर्स हैं, जी जी माशाल्लाह आप देख रही हैं पेस तो इनकी सबसे अच्छी है और तेज भी है। ठीक है। तो हमारे जो बॉलिंग कोचेज हैं वो कहाँ हैं? वो इनको ये क्यों नहीं बता रहे कि बॉल्स को कहाँ आपने डिलीवर करना है कि आगे वाले को प्रॉब्लम हो, बैट्समैन को। ऐसा लगता है जैसे कोचिंग स्टाफ कहीं है ही नहीं। लग ऐसा रहा है कोचिंग स्टाफ पूरे का पूरा ही नहीं है ना, वो बैटिंग कोचेज हैं। ये कोई आप वर्ल्ड क्लास हो, अभी आप 2 महीने पहले नंबर 1 टीम थी और अब आपकी पोजीशन ये है कि कोई आके आपको मार मूर के चला जाता है। बिल्कुल सही। ये कौन सा, मतलब ये कोचिंग स्टाफ किधर है? बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल इनफैक्ट ये बातें इनको कोई बताने वाला नहीं है। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक जी, आपका ओपिनियन आ गया, थैंक यू, आपने शिरकत की। बस होता यह है कि देखें 2-3 हिस्से होते हैं। एक आपका कोचिंग स्टाफ, कोच आपको बता सकता है, आपकी जगह बॉलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। एक होता है कि कोच ने आपको एक प्लान बना के दे दिया, डेफिनेटली प्लानिंग होती है, आपका टीम एनालिस्ट बैठता है, कोचेस बैठते हैं। दूसरा टास्क होता है कि बॉलर ने एग्जीक्यूट करना होता है, कि कोच ने एक प्लान दिया हुआ है, बॉलर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तीसरा टास्क ये होता है कि कप्तान ने बॉलिंग करवानी है बॉलर से, कि भाई बॉलर से नहीं हो रही तो कप्तान ने मेक श्योर करना है जो हमने प्लान A B C जितने भी बनाए हैं उस पर मैंने इंप्लीमेंट करवाना है बॉलर से। तो ये सब कुछ यानी आपको लगता है कि हम आहंगी नहीं है, कुछ न मिसिंग लिंक है, अल्लाह जाने वो क्या लिंक है, लेकिन आई होप कि बेहतरी हो। मैं बात बस खत्म करने लगा हूं, हमने पाकिस्तान मैच को बहुत टाइम दे दिया, बाकी चीजें भी डिस्कस करनी है, बात इतनी ज्यादा खत्म नहीं हो रही दोस्तों। अच्छा, फिर इफ्तिखार अहमद, रिजवान जिस तरह आउट, देखिए रन रेट चढ़ रहा था। देखिए बात ये लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा स्टार्ट था, मैच में इन थे, नहीं थे मैच में इन, भाई मेरा इख्तलाफ है आप सबसे। वो क्यों नहीं इन थे? जब 8 का रन रेट चाहिए था, इवन जब तक इफ्तिखार खड़े थे तो लोग कह रहे थे हम मैच में इन है। मैं और तरह से मैच को देख रहा था। देखिए मुझे पता था कि कहीं भी विकेट गिरेगी हमारा ठक करके रन रेट ऊपर जाएगा, ठीक है। आपके जो इब्तदाई 4 बैट्समैन थे उनको मेक श्योर करना था कि रन रेट 8 से नीचे ही रहे, ताकि जब कोई नया बैट्समैन आएगा उसके लिए थोड़ा सा कुशन हो। कुशन नहीं था, जो ही विकेट गिरी इफ्तिखार आए, रन रेट 9 से ऊपर चला गया। ये प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। तो आपके जो ऊपर के बैट्समैन हैं वो कभी ये क्रिकेट खेलते नहीं, क्योंकि सारे ही एंकर टाइप हैं। उसमें एक रिजवान है, इसके बाद बड़े हिट है, ठीक है। और बाबर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एफर्टलेस ये रन रेट मैनेज कर सकते हैं। बाबर की देखिए, मैं बाबर को हमेशा क्या कहता हूं, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, आप आए तो टीमें डरे आपसे कि यार ये आएगा तो इसके रन्स कैसे रोकते हैं, जैसे कि कोहली से डरते हैं कि यार एक बार ये सेट हो गया ना ये छोड़ेगा नहीं हमें, मुश्किल है। ये स्टैंडर्ड आपने अपना सेट करना। रन तो आप हमेशा करते ही हैं। खैर, इफ्तिखार अहमद पे आखिरी बात करूंगा। अब तक कोचेस को नहीं सिखा सके कि भाई तुम स्पिनर पे कमजोर हो, उससे स्पिनर की वेरिएशन रीड ही नहीं होती। अब जिस गेंद पे वो आउट हुआ है, बैकफुट पे खेलना, जब आपको स्पिनर, स्पेशली उनको लेग स्पिनर से ना प्रॉब्लम होता है, रिस्ट स्पिनर से, जब उसको हाथ से रीड नहीं होता। यार जब तुम्हें हाथ से रीड नहीं हो रहा, बेसिक सी बात है, क्लब लेवल बताई जाती है, फिर टांग लंबी ये फ्रंट फुट निकाल के उसको सिंगल ले लो, उसमें तुम आउट नहीं होगे कम से कम, ठीक हो गया। जंपा के उन्होंने 2-3 ओवर इसके लिए बिछाए हुए थे। मैच यकीन माने जंपा का ओवर निकल जाता तो क्या पता पाकिस्तान मैच जितवा देता इफ्तिखार, लेकिन वही गलती, बैकफुट पे गया है, वो लेग स्पिनर खेल के गया, वो स्लाइडर था, वो करता है जंपा स्लाइडर करता, उसकी कभी लेग ब्रेक देखी आपने? बहुत कम, या गूगली करेगा या सीधा क्विक बॉल करता है, पढ़ के तेज होता है। तो इफ्तिखार हुआ, वो सीधा तेज खा गया पैड के ऊपर। ये बेसिक्स का प्रॉब्लम है हमारी कि बेसिक्स ठीक नहीं है। सऊद शकील लेट हो गया शॉट के ऊपर, वो मारना मिड विकेट चाहता था, बाहर से किनारा लगा, सामने कैच हो गया इधर। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हमें दुरुस्त करने की जरूरत है दोस्तों। आई होप पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी
पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, ये डर के सेफ क्रिकेट से बाहर निकलें। ये तो मैं पहले ऐलान कह चुका हूं कि पाकिस्तान ने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है तो वर्ल्ड कप के बाद आपको सब चेंज करना पड़ेगा। ये एवरेजेस निकालें माइंड से, बड़ी टीम बने। एवरेजेस आप देख लिया आप किस नंबर पर हैं। मारिया लेंगे कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अरुणाबाद से बोल रहा हूँ महमूद जफर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि आपी जी पिछले साल का जो रिकॉर्ड है ना, उनके मुताबिक ये फर्स्ट में जो बैट्समैन भेजते हैं जैसे शाहिद अफरीदी साहब से, तो ये ऐसा जो नीचे से उठा के किसी बॉलर को, जैसे शहीन शाह अफरीदी है, शदाब है या कोई और है, ऐसे फर्स्ट पे उसको लेके आए तो वो अच्छा मार्जिन दे दे, टीम में जो मोराल बुलंद हो जाता है। इसमें ये बात है कि आप उनको ये एडवाइस करें कि भाई कोई एक तो चांस वाला ट्रोलर भेजो, कोई 70-80 स्कोर बनाए, मतलब कि ये ऊपर चला जाएगा खुद ब खुद। आप जितने भी साबका रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जो फर्स्ट में मार पड़ गई मुखालिफ को तो ये पाकिस्तान जीत गया। ऐसे चले, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपका पॉइंट आ गया, हम इसके ऊपर जो है बात वो करते अभी हैं मारिया। बात करते हैं। इस वक्त ब्रेक पे चल रहा है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम इस मैच से मूव ऑन करके बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वक्त कम है और खबरें भी बहुत सारी पड़ी हैं। जाना आपने कहीं भी नहीं, हमारे साथ रहना। एक बार फिर से जी जल्दी जल्दी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं आपको जी। आज 2 मैच खेले जा रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के सिलसिले में, और आज अभी थोड़ी देर पहले एक फैसला आ गया मैच का जी। नीदरलैंड्स और श्रीलंका के दरमियान ये मैच हुआ। श्रीलंका ने 5 विकेटों से जीता। एक वक्त था कि नीदरलैंड्स ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए इस वर्ल्ड कप में अपने कैलिबर के हिसाब से, क्योंकि देखिए 100 पे मुझे याद है उनके 5-6 आउट हो गए थे आज, और आज उन्होंने कमबैक किया और 262 रन बना दिए। यही काम इन्होंने गालबन इंग्लैंड के खिलाफ भी किया था, या किसी पिछले मैच में किया था, या श्रीलंका के खिलाफ, या इससे पहले किसी साउथ अफ्रीका को हराया इन्होंने। साउथ अफ्रीका, सॉरी माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने कमबैक किया था। तो यहां पे शुरू में इन्होंने श्रीलंका को फंसा लिया था। 100 पे 4 आउट थे श्रीलंका के, लग रहा था एक और अपसेट होने जा रहा है, लेकिन श्रीलंका ने बहरहाल अपने आप को संभाला, पार्टनरशिप लगाई, और श्रीलंका की वजह से जो समरा विक्रामा है उन्होंने 91 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और 5 विकेटों से अपने असाब पे काबू पाते हुए 10 गेंदों पहले ये मैच जीत लिया श्रीलंका ने। साउथ अफ्रीका जो कि आई थिंक इस वक्त सबसे अगर कोई बैटिंग वाइज आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है तो वो साउथ अफ्रीका है। एक और बड़ा मैमोथ टोटल जो है वो उन्होंने सेट किया जी। 399 रन बनाकर 400 रन का हदफ जो है वो सेट कर दिया साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के लिए। मारिया, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जो है वो सिर्फ खेलते नहीं है, ये होते हैं, करते हैं प्रॉपर धुलाई। ये होती है बैटिंग, जिसको आप बैटिंग कहते हैं यार। आप लोग ऐसे 10 में 60 कर ले तो ओह बड़ा अच्छा स्टार्ट ले लिया, बड़ा अच्छा स्टार्ट ले लिया साउथ अफ्रीका की तरफ से जी। 85 रन की रीजा हेंड्रिक्स ने, आज ये भी पहला मैच खेले थे इस वर्ल्ड कप का, और इसके अलावा 60 रन बनाए रासी फांडर डूसन ने, 42 रन बनाए एडन मार्करम ने जो कप्तान थे आज, 109 रन हेनरिक क्लासन ने, ये तो रुक ही नहीं रहे, 67 गेंदों पे मैच, 12 चौके 4 छक्के, 75 रन बनाए इनके ऑलराउंडर मार्को जॉनसन ने, एक हमारे इनसे रन नहीं बनते, 42 गेंदों पे 3 चौके 6 छक्के। और इंग्लैंड की बॉलिंग की खूब धुलाई हुई। रीस टॉपले ने 8.5 ओवर में 88 रन के बस 3 विकेटें, 2 विकेटें ली 9 ओवर में 60 रन देके गस एटिंगसन ने, और इसके अलावा 2 विकेट आदिल राशिद ने लिए। मार्क वुड 7 ओवर 76 रन हारिस रूफ से इंस्पिरेशन लेते हुए, कोई विकेट नहीं, उन्होंने तो चलो फिर ले ली थी। जो रूट ने भी कोई विकेट नहीं ली, और 9 ओवर में 61 रन दिए डेविड विली ने, और कोई विकेट नहीं ली। और इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स का आगाज कर दिया था, अब से कुछ देर पहले तक 18 रन पे पहली विकेट इंग्लैंड की जो है वो गिर चुकी थी। तो साउथ अफ्रीका एक और लगता है कि डोमिनेशन में जा रहा है। लुंगी एंगिडी ने विकेट हासिल की थी और जोनी बेस्टो को उन्होंने 10 रन पर आउट कर दिया था। लगता है ये खैर क्रिकेट अभी तो बहुत गेम बाकी है कि साउथ अफ्रीका एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस बैटिंग में तो दे दी, बॉलिंग में देने जा रहा है। सो ये थी कुछ सूरत हाल। अब हम चलेंगे जी मारिया अपनी अगली खबर की तरफ। मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तान अंडर 19 टीम, जो व्यूअर्स श्रीलंका के अंडर 19 टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है, और पाकिस्तान अंडर 19 और श्रीलंका अंडर 19 के मैचेस जारी हैं। मारिया के पास उसके हवाले से कुछ न्यूज है, प्लीज शेयर कीजिए। जी जनाब, पाकिस्तान अंडर 19 ने एक 4 रोज़ा मैच खेलना था अगेंस्ट श्रीलंका की अंडर 19 टीम, जो कि पाकिस्तान ने 9 विकेटों से श्रीलंका की अंडर 19 को शिकस्त दी थी। दूसरी इनिंग्स में जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करने के लिए आई तो पाकिस्तान टीम को सिर्फ 8 रन का जो है वो हदफ मिला था, जो कि पाकिस्तान ने वो भी 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर जो है वो बना लिए थे, और यूं मैच जो है वो तीसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद जनाब अब पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज जो है वो खेलनी है। उस वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के जो अंडर 19 का स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया गया है। तो उसमें कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। साद बेग कप्तान भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, आफ्ताब अहमद, अहमद हुसैन, अली रजा, इरफात मिनहास, हमजा नवाज,
हारून अरशद, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद उज़ैफ़ा, मोहम्मद इब्तिसाम, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद रियाजुल्लाह, मोहम्मद तैयब आरिफ, नजब खान, नवीद अहमद खान, शाहजेब खान, शुमाइल हुसैन और उबैद शाह, ये पाकिस्तान टीम के वनडे के जो स्क्वाड है उसके मेंबर्स हैं। और पाकिस्तान टीम जो है वो अब कल से वनडे सीरीज का आगाज भी करने जा रही है। आज भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने कराची में जो है वो अपने प्रैक्टिस सेशन भी किया और पाकिस्तान टीम का जो पहला अंडर 19 की सीरीज का आगाज कल होगा, दूसरा मैच 24 और तीसरा मैच जो है वो 27 अक्टूबर को शेड्यूल है। उसके बाद सीरीज का चौथा मैच 29 और पांचवा मैच जो है वो 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो ये 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज है और जो कि नेशनल बैंक अरीना कराची में जो है वो खेली जाएगी। मारिया, आगे मूव ऑन करते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा मुख्तसर रह गया है। हम चलते हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक अपडेट आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आज पीसीबी ने जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि जो पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें जो वो फाइनलाइज किए गए थे, नजम सेठी साहब जो मैनेजमेंट कमेटी थी उन्होंने फाइनलाइज किए थे, लेकिन हमने अब उसको जो है वो थोड़ी सी उसमें रिव्यू किया है, उस पर नजरसानी की और कुछ नए एडिशंस कुछ किए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं सरफराज अहमद जो कि पहले डी कैटेगरी में थे उनको प्रमोशन मिली है और डी से उनको मूव करके बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। देर आए दुरुस्त है क्योंकि उनकी टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए। इसके बाद 2 नए नाम हमें दिखे जिसमें अबरार अहमद और नुमान अली दोनों को शामिल कर लिया गया है सी कैटेगरी में। तो ये जो मुबारक को इन दोनों खिलाड़ियों को भी इनका नाम शामिल हुआ। इसके अलावा डी कैटेगरी में जो मजीद शमूलियत हुई है उसमें अरशद इकबाल, आमिर जमाल और तैयब ताहिर, ये 3 नाम डी कैटेगरी में मजीद शामिल हुए हैं। ये अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं इस इकदाम को। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग देम। और जल्दी से छोटी सी चीज रह के मैं रहना चाहे प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया ने, मैं कहा बिल्कुल लोएस्ट पे चला गया है। पाकिस्तानी शाइक को उन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो उन्होंने रोक दिया, आप नहीं लगा सकते। भाई कोई अपने मुल्क का नारा लगाएगा ना जब मैच होगा, या अफगानिस्तान का प्लेयर होगा तो अफगानिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। इंडिया इतना नीचे जा चुका है, इतना गिर चुका है, और उसके बाद फिर एक दूसरी वीडियो में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये जरा हम बिल्कुल सही है। तो ये जो वीडियोस जो है ये आप देख रहे हैं, ये ऑडियो भी आप सुनेंगे जरा। और ये जरा अगर आप प्लीज दूसरी वीडियो अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब चला दें, दूसरा क्लिप भी चलाएंगे, फिर हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड सर, अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई मेक वीडियो एंड यू से टू मी आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। यू से I can't say पाकिस्तान जिंदाबाद। राइट, तो जिस तरह आपने व्यूअर्स देखे कि पहली वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे इंडियन फैंस की तरफ से बेंगलुरु में, और फिर दूसरा ये वाकया आपने दूसरी वीडियो देखी जिसमें एक इंडिया का पुलिसमैन था, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, जो एक पाकिस्तानी शाइक वहां मौजूद था जो कि अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, उससे करने से रोक दिया। और एक और वीडियो जब भी शामिल नहीं हुई, सोशल मीडिया पे चल रही है, कि बांग्लादेश का एक बड़ा डाई हार्ड सपोर्टर था, इंडियन फैंस ने क्या किया कि वो बांग्लादेश का एक निशान है टाइगर वाला, तो वो टाइगर उसका लिया और जो उसने उठाया हुआ था और उसको फाड़ दिया, और उसको मतलब वो बेचारा रोता हुआ निकला वहां से। इतना लोएस्ट पे इंडिया चला गया है, इतने लोएस्ट पे इंडिया चला गया है, और यकीन मानिए उसने हम किसी का बुरा नहीं किया है, अपना गंदा और भयानक चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया कि सर ऐसे लोग हैं हम, ऐसे मेहमान नवाज हैं हम, और इस तरह से हम मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और इतनी नफरत, मेरा ख्याल है कि अब आपका असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। मैं मूव ऑन करूंगा इससे आगे, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। मारिया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस बस जस्ट चल रहे हैं इस बार। मेरा ख्याल है सबसे पिछले 4-5 सालों में हर लोग कोई मतलब दिल से देखता था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसके मैचेस देखने। इस बार सबसे लीस्ट ना पीसीबी को पिक्चर शेयर करता है, बस कोई काफी दिनों बाद जाके कुछ स्टैट शेयर कर देता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन बहुत से सालों में सबसे हल्की अगर कोई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है तो वो ये हुई है। क्या कहेंगे मारिया? बिल्कुल ऐसे ही है अमर, और उस तरह से उसको कवर भी नहीं किया जा रहा जो आपके, क्योंकि वर्ल्ड कप भी चल रहा है और साथ साथ वर्ल्ड कप के ऊपर ज़्यादा फोकस है शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मीडिया डिपार्टमेंट है उनका, और कम फोकस जो दे रहे हैं वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को दे रहे हैं।
और ना सिर्फ हम कवरेज की बात करें बल्कि पिचेस और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा इस दफ़ा फोकस नहीं रहा। और पहली दफ़ा मैं कहूँगी कि ये सबसे हल्का कायदे आज़म ट्रॉफी का टूर्नामेंट था जो इस साल हुआ। और खैर अभी इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है एमर वो डिसाइड हो गया है कि कौन कौन सी ऑलमोस्ट टीमें जो है वो खेलेंगी। फैसलाबाद और कराची वाइट्स जो है वो इस वक्त टॉप पे मौजूद हैं और परफॉर्मेंसेस कायदे ट्रॉफी में। जी जी बिल्कुल। और जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी है उसमें इस्लामाबाद ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो पॉइंट इज दैट के चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि अब जो होता ही है कि कायदे आज़म ट्रॉफी में जो ग्रेड 2 है जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी रखा गया है उसमें जो टीम सबसे टॉप करेगी जीतेगी वो ग्रेड 1 में चली जाएगी अगले साल के लिए, और जो ग्रेड 1 की सबसे आखिर में रहेगी वो ग्रेड 2 में चली जाएगी आ जाएगी। मैं अभी स्टैट्स नंबर पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारा टाइम कम है हमारे पास कि किस प्लेयर ने क्या स्कोर किया, क्या परफॉर्मेंस दी इतनी। अच्छा मैं हैरान हूं, एक फास्ट बॉलर ना केरल में मैच हो रहा था बाएं हाथ के, उन्होंने आउट किए तो फिर शुरू हो गया ना कि जी इनको ऑस्ट्रेलिया के टूर में लेके जाना चाहिए। मैंने कहा यार क्रिकेट में जहालत देखो तो ऐसे लोगों की देखो। केरल का ऐसा पिच है जिसमें इतना ज्यादा घास होता है कि जहां पे बैट्समैन एक बार तौबा करता है अल्लाह मियां से और फिर बैटिंग के लिए जाता है, यानी ऐसा विकेट है बैट्समैन के लिए मुश्किल। वहां पे फास्ट बॉलर सिर्फ जगह पे गेंद फेंक दे वो आउट कर देता है, यानी इतनी सपोर्ट है, फास्ट बॉल ग्रीन विकेट होता है। तो केरल में विकेट ली तो क्या विकेट ली सर आपने विकेट लेनी है, अगर किसी प्लेयर का रिकॉर्ड देखना है तो पिछले 4 सीजन में देखें जहां थोड़ी मुश्किल पिचेस थी, तो वहां पे आपने कैसी बॉलिंग की है। केरल की विकेट पे ना आपने बैट्समैन को जज करना है कि बैट्समैन ने कितने रन की, वो बहुत मुश्किल विकेट है, अगर उसमें भी रन कर देता है तो फिर उस बैट्समैन की क्वालिटी है। और केरल के बीच में बॉलर को आपने सर पे नहीं चढ़ाना क्योंकि फास्ट बॉलर को, क्योंकि वहां पे पिच बड़ी मुश्किल है। हाँ केरल के पिच पे कोई स्पिनर आउट करते तो फिर आपने जरूर उसकी कमर थपथपानी है क्योंकि आपने स्पिनर के लिए इस तरह सपोर्ट नहीं होती, ग्रीन विकेट होता है। तो बहरहाल बहुत ही डिसबैलेंस्ड, बिल्कुल बहुत ही बेकार किस्म की कायदे आज़म ट्रॉफी इस बार हो रही है। ज़क्का अशरफ साहब आप जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ काम अच्छे किए कुछ बहुत बुरे किए, लेकिन लोग याद रखेंगे कि आप जा रहे हैं। मतलब जाने का मकसद ये कि उनका टेन्योर एंड हो रहा है ना, आगे एक्सटेंड होता है नहीं होता, इलेक्ट होके वो आते हैं कोई और आता है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो कायदे आज़म ट्रॉफी याद रखी जाएगी कि आपके दौर में तो आपके जो नीचे लोग हैं आपने उन पे, क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ना सर, जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको पता होता है क्रिकेट कैसे चलानी है। उन्होंने सारी जुनैद ज़िया और नदीम खान साहब के हाथ में क्रिकेट दे दी है। खैर एक और बड़ी अहम खबर जो लास्ट खबर है आज के प्रोग्राम की, वक्त बड़ा कम रह गया है, तो कंबोडिया वाला मैच पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड का पहली मरतबा तारीख में पाकिस्तान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का मैच जीता है। कंबोडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी अपने होम ग्राउंड पाकिस्तान में ये मैच हुआ, और पाकिस्तान टीम जो फुटबॉल टीम है ये उतनी ही ज्यादा शाबाशी की, ये आप फुटेज में देख रहे हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा शाबाश की मुस्तैक है जिस तरह क्रिकेट टीम को शाबाश देते हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे स्टैंडर्ड से। ना इनकी प्रॉपर कोचिंग होती है, ना कोई फैसिलिटी होती है, ना उनको उस तरह से बैक किया जाता है, ना अपना मीडिया उस तरह से उठाता है, लेकिन पाकिस्तान के इन शाहीनों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया कंबोडिया को 1-0 से हराकर। सो वेल डन टीम पाकिस्तान फुटबॉल टीम एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस गेम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आप फख्र पाकिस्तान है ये फुटबॉल टीम, आप सारे पाकिस्तान के हीरो हैं, आप सबको हमारी तरफ से आप बहुत सारा सलाम। मारिया वक्त हुआ चाहता है कि अब हम इख्तितामी गुफ्तगू की तरफ चलें। तो आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, मेनली क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, सबका फोकस उस पर होता है, तो उस पर मेनली हमने बात की और वही जो है वो निगाहों का मरकज रही ज़्यादा बात। फिर छोटी छोटी कुछ खबरें थी वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाई। सो ये था आज का प्रोग्राम दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। जिंदगी साथ रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। तब तक के लिए मेजबान अहमद नजीब और मारिया राजपूत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।